हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से ही एक लाइन खींच रखी है बीच में। और अंतर है ये यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है ये आप लोग 11th क्लास में ही जान चुके हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर होता है। तो वो मैं लिख रही हूँ, आप नोट करके चलेंगे। यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहते हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन्स भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। यहाँ पर मैं शॉर्ट रूप में लिख रही हूँ, छोटे रूप में लिख रही हूँ। आप इसे पूरे सेंटेंस के रूप में लिखेंगे अपनी कॉपी में। कैसे लिखेंगे कि यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, केवल डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगला अंतर जो हम लिखेंगे वो है जो ये यूकैरियोटिक डीएनए है ये कहाँ पर पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एवं लवक में। ठीक है बच्चों, तो ये जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये कहाँ पर पाया जा रहा है, ये पाया जाता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में। और अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, केवल कोशिका द्रव्य में, जबकि केवल साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। कौन, प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए के बीच। अगला जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से आपको बताऊं तो वो है डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोट करके चलेंगे, डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर होता है। तो अगर हम बात करें डीएनए की तो इसमें पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, और अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें पाया जाता है राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये चीज़ आप पहले ही जानते हो, बस ये अंतर के रूप में यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अगर डीएनए की बात करें कि इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं तो वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरासिल होता है। ठीक है, यू का मतलब है यूरासिल, थाइमिन नहीं होता आरएनए में। अगला जो अंतर है वो आप लिखेंगे कि ये डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। ये डीएनए कई बात है ये केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में। जबकि ये जो आरएनए है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ये आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो अंतर आपने पढ़ लिए। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि न्यूक्लियोसोम क्या है। क्या कहा मैंने, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियोसोम।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें ये है, आप ऐसे समझिए, ये आपको पता है ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है गुणसूत्र। गुणसूत्र के ऊपर जो डीएनए अरेंज होते हैं वो इस हिसाब से अरेंज रहते हैं, इस तरीके से। ये आपको पता ही है कि गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाए जाते हैं, तो ये मैंने क्या चीज़ बनाई है इस तरीके से घुमावदार, ये मैंने बनाया है डीएनए। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक हिस्सा यहाँ से, यानी कि इसका एक हिस्सा बाहर निकालूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके देखूँ, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। कैसे? इस तरीके से। ये आपको पता है, हम जानते हैं कि डीएनए इस हिसाब से कुंडली के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आप ये चित्र अपनी किताब से भी देख सकते हैं, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो होता क्या है बच्चों, गुणसूत्र के ऊपर केवल डीएनए ही नहीं पाया जाता, गुणसूत्र के ऊपर आपको पता होना चाहिए डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो है क्या बोलते हैं, डीएनए के चारों ओर कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपटे हुए रहते हैं। उन प्रोटीन्स के नाम क्या है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे और साफ लिख दो, H2A, H2B, H3 और H4। ये यहाँ पर आपको साफ नहीं चमक रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इनके नाम। अब इन प्रत्येक के दो दो अणु रहते हैं। कैसे? H2A ये दो पाए जाते हैं, यानी कि एक H2A और दूसरा H2A। ऐसे ही H2B के भी दो अणु पाए जाते हैं। जैसे एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक इसके पीछे उपस्थित है, वो भी H2A है। एक H2B आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक और H2B उपस्थित रहता है। ऐसे H3 के पीछे भी एक और H3 रहता है, और H4 के पीछे भी एक और H4 रहता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक के दो दो है, और टोटल कितने हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 8 अणु। 8 अणु किनके? हिस्टोन प्रोटीन्स के। ये जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर H2A, H2B, H3, H4, इनको कहते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन्स। तो अगर आपको से कोई बोले कि गुणसूत्र पर कुल कितने हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए 8, यानी कि प्रत्येक के दो दो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 8 अणु हैं हिस्टोन्स प्रोटीन्स के। ये किसके द्वारा लिपटे हुए हैं? ये डीएनए से लिपटे हुए रहते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कोई बॉल है, ठीक है, अब बॉल पे हमने एक धागा लपेटना शुरू किया, ठीक है, हम बॉल पे धागा लपेटते जा रहे हैं, तो वो बॉल यहाँ पर क्या हो गई? हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए, और वो धागा क्या हो गया? डीएनए हो गया। तुलना करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बॉल नुमा चीज़ क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स, जो किससे लिपटे हुए रहते हैं? डीएनए से लिपटे हुए रहते हैं। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को, इसी पूरी संरचना को नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या हो गया? जब ये 8 प्रोटीन, जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स, ये किसके द्वारा लिपटे हुए हैं? डीएनए के द्वारा लिपटे हुए रहते हैं, तो इस संरचना को नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। तो जब भी आपसे न्यूक्लियोसोम के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको उसकी परिभाषा भी लिखनी है, और ये चित्र के द्वारा पूरा ऐसे ही समझाना भी है। ठीक है, तो परिभाषा अब लिख दीजिए न्यूक्लियोसोम की। हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु डीएनए द्वारा लिपटे कह सकते हो आप, इसे बंधे भी कह सकते हो। लिपटे बंधे हुए रहते हैं
जिन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जिन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि न्यूक्लियोसोम क्या है। ठीक है, तो ये हो गए छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए। एक मैं आपको उस दिन कह रही थी कि पहले की वीडियो में कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको उनका आंसर लिखना है, तो आप वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या है। क्वेश्चन था डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 20% है, थायमीन की मात्रा प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉपी में लिख के बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ है बच्चों, उसका नाम है डीएनए प्रतिलिपिकरण। डीएनए प्रतिलिपिकरण जिसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जिसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसका अगर हम एक छोटे रूप में इसका मीनिंग समझें तो डीएनए प्रतिलिपिकरण का मतलब है अपने जैसे ही बना देना, यानी कि एक डीएनए से 2 नए डीएनए का बनना। ठीक है, अगर इसे हम छोटे रूप में समझे तो ऐसे लिखेंगे, एक डीएनए से 2 नए, एक डीएनए से 2 नए डीएनए का निर्माण होना। एक डीएनए से 2 नए डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? डीएनए प्रतिलिपिकरण। अभी होता कैसे, इसे चित्र के द्वारा समझेंगे। पहले इसको हम सिंपली चित्र के द्वारा समझते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा और बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ें क्या हैं, यानी कि होता कैसे है पहले वो समझ लेते हैं। आपको पता है कि जो डीएनए होते हैं वो इस हिसाब से कुंडली के रूप में क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये बात आपको पता है। जो मान लो 5' है, ठीक है, तो ये वाला जहाँ पे ख़त्म होगा वो हो जाएगा 3'। अब ये वाला आपका 3' है तो ये वाला सिरा होगा 5'। इस हिसाब से क्या रहते हैं, डीएनए होता है और इसके अंदर ये नाइट्रोजन क्षारक है। ये आपको चीज़ बताई है, यानी कि कह सकते हैं ये दक्षिणावर्ती घुमा रहता है। तो जब भी डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या होता है, इस यहाँ पर आप लिख लेंगे कि ये जो है कुंडली के रूप में उपस्थित है, इसे एक नाम देते हैं दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती घुमा रहता है। दक्षिणावर्ती का मतलब ही है यहाँ पर कुंडली के रूप में घुमा रहता है। कौन? डीएनए। ये जो डीएनए है ये दक्षिणावर्ती घुमा रहता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये जो रज्जुक है, 2 रज्जुक हैं, ये सीधे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। 5', 3' और 5', यानी कि इसे क्या कहेंगे, अब ये रेखा रूप में है, यानी कि यहाँ पर ये अब दक्षिणावर्ती घूमे हुए नहीं है रज्जुक, ये सीधी रेखा के रूप में क्रम में लग जाते हैं। और ये नाइट्रोजन क्षारक ऐसे ही रहते हैं, जैसे सीढ़ी होती है, जैसे हमें कहीं घर में चढ़ना होता है हम सीढ़ी लगा देते हैं, तो ये सीढ़ी नुमा रूप में आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो कुंडली रूप में है, कुंडली को दक्षिणावर्ती भी कहते हैं।
लेकिन जब ये डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय ये सीधा एक सीडी के रूप में आ जाती है। उसके बाद क्या होते हैं, कुछ एंजाइम की मदद से, वो कौन कौन से एंजाइम है मैं लिखवाऊंगी आपको। कुछ एंजाइम की मदद से क्या होता है, ये जो रहते हैं, मतलब ये जो नाइट्रोजन क्षारक हैं ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। टूट जाना मतलब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध हैं वो क्या हो गए, वो टूट गए। आई बात समझ में? अब जब ये टूट गए तो धीरे धीरे ये एक दूसरे से रज्जुक दूर हो जाते हैं। एक ऊपर हो गया और दूसरा नीचे चला गया। यानी कि पहले इनके बीच में दूरी थोड़ी कम है टूटने के बाद, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में जो दूरी है ये बढ़ जाती है। एक रज्जुक दूसरे रज्जुक से काफ़ी दूर हो जाता है। आई बात समझ में चित्र के द्वारा? पहले दक्षिणावर्ती घुमा हुआ था, उसके बाद ये सीधा हो जाता है सीढ़ी नुमा रूप में। उसके बाद कुछ एंजाइम्स आते हैं जिसकी वजह से इनके बीच में नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। फिर ये रज्जुक एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे ये होता है कि जब ये एक दूसरे से दूर हो जाता है, मान लो एक यहाँ पे रज्जुक आ गया 5' 3' और दूसरा रज्जुक यहाँ आ गया 3' 5', तो अब क्या होगा, अब कोशिका द्रव्य में जो न्यूक्लियोटाइड उपस्थित हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर नई रज्जुक का निर्माण करते हैं। एक इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, दूसरा इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजन क्षारक थे इनके साथ इसने अपनी सीढ़ी बना ली पूरी और ये दूसरा बन गया इसके साथ। तो ये 5' 3' था तो ये वाला हो जाएगा 3' 5', ये 3' 5' है तो ये हो जाएगा 5' और 3'। तो इस प्रकार से ये दो नए रज्जुक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये दो नए रज्जुक बन जाते हैं। आई बात समझ में? क्या हुआ था, जब नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में हाइड्रोजन बंध टूट गया तो धीरे धीरे जो रज्जुक थे वो एक दूसरे से दूर हटने लग गए। अब जब वो दूर हटने लग गए तो अपने आप ही कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियोटाइड जो उपस्थित रहते हैं वो क्या होते हैं, क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं और एक नई रज्जुक का निर्माण हो जाता है। ये वाली भी नई बन गई आके एक सीढ़ी जो पहले वाले के साथ जुड़ गई, और ऐसे ही ये वाली भी नई बन गई जो इस पुरानी वाली के साथ जुड़ गई। तो ये 2 डीएनए बन गए ना। अब एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो गया। इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण, ठीक है। तो ये तो हमने एक शॉर्टकट में समझा कि वास्तव में इसमें होता क्या है। अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस इतनी सिंपल है नहीं, इसमें कई सारे लोग, ये कह सकते हैं कई सारी एंजाइम्स सम्मिलित होते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे इसकी क्रियाविधि। कई सारी इसमें क्रियाविधि सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इस क्रियाविधि को पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल होती है। किसकी क्रियाविधि समझ रहे हैं हम, ये डीएनए प्रतिलिपिकरण की। तो इसमें बच्चों कुछ एंजाइमों के समूह जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंजाइमों के समूह, आपको पता है एंजाइम को उत्प्रेरक भी कहते हैं। कौन कौन से एंजाइम है वो आप नाम नोट करेंगे। टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज जिसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। टोपोआइसोमरेज जिसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। अगला जो एंजाइम है वो है हेलिकेज। तीसरा जो एंजाइम है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अगला जो है एंजाइम उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सॉरी बच्चों, ये डीएनए लाइगेज नहीं था, ये गायरेज है। लाइगेज का मतलब तो तोड़ना होता है, डीएनए गायरेज।
काइरेज है। ये हो गया डीएनए लाइगेज। ये हो गए बच्चों 5 एंजाइमों के समूह रहते हैं जो डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं, चित्र के द्वारा समझते चलेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। अगर इसे हम देखें, हमने ये डीएनए का एक सिरा लिया है बच्चों, ठीक है, जो कि कुंडली के रूप में उपस्थित रहता है। एक सेकंड, छोटा ही चित्र बना के दिखाते हैं। इस तरीके से जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए जो है वो कुंडली के रूप में व्यवस्थित है। ये चीज़ आपको पता ही है। ये नाइट्रोजन क्षारक है, इसे कह सकते हैं ये दक्षिणावर्ती रूप में घुमा रहता है। अब जो पहला एंजाइम आपने लिखा है टोपोआइसोमेरेज बच्चों, वो मान लो यहाँ पे लग गया, इस तरीके से जुड़ जाता है, किसके पास आके, डीएनए पर आकर वो ऐसे जुड़ जाता है। ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने टोपोआइसोमेरेज। अब मैं एंजाइम के साइड में बच्चों कोष्टक में जो कुछ भी लिखूंगी वो मैं उनका कार्य लिखूंगी। टोपोआइसोमेरेज का काम क्या हो गया यहाँ पर, कुंडली को खोलना। क्या कर रहा है ये, कुंडली को खोलना। ये टोपोआइसोमेरेज जो है ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक चलता रहता है। जैसे जैसे ये इधर चलता रहता है ऐसे ऐसे ये कुंडली खुलती रहती है और डीएनए जो है वो सीधा होता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आया, इस तरीके से आया। अब ये जो टोपोआइसोमेरेज है ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम मैंने बना दिया। अब जब ये यहाँ पहुँच गया, यानी कि इतने जो कुंडली थे बीच में घुमावदार वो सब खुल गए, क्योंकि ये टोपोआइसोमेरेज यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये नाइट्रोजन क्षारक ऐसे ही जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये काम क्या किया, कुंडली खोलने का काम किसने किया, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम ने। तो धीरे धीरे ये जो कुंडली थी ये बच्चों इस तरीके से हो गई। ये हो गया आपका टोपोआइसोमेरेज, यानी कि ये भी कुंडली थी, ये खुल गई एक तरीके से। सिरे जो थे रज्जु के वो खुलने शुरू हो गए। तो ये मैंने क्या बनाया, टोपोआइसोमेरेज। अब क्या होता है बच्चों, अब दूसरा एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। ये बनाया मैंने हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये हेलिकेज एंजाइम इन नाइट्रोजन क्षारकों को बीच में से तोड़ता है, यानी कि कह सकते हैं हाइड्रोजन बंधों को ये तोड़ने का काम करता है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये सारे हाइड्रोजन बंध टूटते जाएंगे। अभी ये जुड़े हुए हैं, अभी ये जुड़े क्यों हुए हैं, क्योंकि ये हेलिकेज एंजाइम अभी यहीं पर है, तो इसने इन दो क्षारकों को के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये दूसरा एंजाइम कौन सा बनाया मैंने, ये बनाया मैंने हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज क्या करता है, नाइट्रोजन क्षारकों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना,
आई बच्चे आपको समझ में ये बात मैंने क्या लिखा? हेलिकेज का काम लिखा है नाइट्रोजन क्षारकों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना। तो अभी तक सिर्फ हमने 2 एंजाइम पढ़े हैं, टोपो आइसोमरेज और हेलिकेज। बच्चों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस हम आज आधा ही पढ़ेंगे। कल दूसरे वीडियो में हम अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये। तो क्या हो गया, ये कुंडली के रूप में व्यवस्थित है डीएनए। टोपो आइसोमरेज एंजाइम आया, क्यों आया? क्योंकि डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया करनी है। टोपो आइसोमरेज का कार्य क्या है? कुंडली को खोलना। किसकी कुंडली को खोलना? डीएनए कुंडली रूप में उपस्थित रहता है तो उसको खोलना। आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ये सभी चीज़ समझनी है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहता है वैसे ही ये सारी कुंडली खुलती रहती है और ये इस रूप में आ जाता है। अब दूसरा एंजाइम भी साथ में आ जाता है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है? नाइट्रोजन क्षारकों के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी एंजाइम के कार्य समझेंगे और देखेंगे कि डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया जो है वो लास्ट में जाकर कैसे समाप्त होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।